हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन बाइट पर। आज मैं आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में गणित विषय के अंतर्गत आपके सिलेबस का पहला टॉपिक संख्या, संख्यांक, स्थानीय मान और एक टॉपिक ऐड करके दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालना सिखाऊंगी। गणित विषय स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर हम एकेडमिक लेवल की तैयारी नहीं कर रहे हैं जो हमने केवल एक एग्ज़ाम पास किया और बात ख़त्म। डीएलएड के चारों सेमेस्टर में आप जो भी विषय पढ़ेंगे हर विषय से कुछ ना कुछ टॉपिक आपको टेट के एग्ज़ाम में मिलेंगे। पहली बेसिक चीज़ें हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं, क्या भाज्य संख्याएं, क्या अभाज्य संख्याएं, ये आपको टेट में भी मिलेंगी, डीएलएड में भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। हालांकि इन सभी की डेफिनेशन आपको डीएलएड के एग्ज़ाम में नहीं मिलेगी। वहाँ पर आपको एक या दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुछ इस टाइप से। तो सबसे पहले है आपका अंक या डिजिट क्या होते हैं। 0 से लेके 9 तक आपके जो भी आते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके अंक कहलाते हैं और इन अंकों से मिलकर आपकी संख्याएं बनती हैं। जो आपका एक गणितीय मान है इसका प्रयोग हम मापन में करते हैं या किसी चीज़ को डिनोट करने में करते हैं कि कितनी माप है इसकी, कितनी नाप है, इस टाइप से। तो वहाँ पर आपका नंबर होता है। जैसे एक अंक आपका 1 ले लिया मैंने और यहाँ पर एक 4 ले लिया तो ये हमारी क्या बन गई, संख्या। 14 हमारी संख्या हो गई। आपकी कुछ प्रणालियाँ दी गई हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, रोमन प्रणाली, जिसमें संख्याओं को किस प्रकार से लिखते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने उस चीज़ को नहीं लिया है। नेक्स्ट देखते हैं संख्या के प्रकार क्या होते हैं। तो संख्या हमारी 2 प्रकार से डिवाइड की जाती हैं। पहला हमारा वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है तो वो आपको इन संख्याओं को शायद किसी अलग तरीके से समझाए कि इस प्रकार से डिवाइड की गई हैं। लेकिन जो मोस्टली बताया जाता है कि संख्याएं हमारी 2 प्रकार से होती हैं। पहली वास्तविक संख्याएं और दूसरी काल्पनिक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब देखते हैं ये क्या होती हैं, कौन सी संख्याएं वास्तविक हैं, कौन सी काल्पनिक हैं। तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक मान प्राप्त होता है। कैसे? जैसे 2 का हमने वर्ग किया, 2 वर्ग का तो मतलब आप समझ ही रहे होंगे, यानी कि वर्ग जब किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो उसका मतलब यह निकलता है कि हम उस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 × 2 = 4। यह क्या आपके पास पॉजिटिव वैल्यू तो ही आई है, तो ये क्या हो गया हमारा धनात्मक मान। यानी कि जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होगा आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। ऐसे ही आप ले लीजिए -5, अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो -5 × -5। आपको पता होगा जब माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये भी आपका पॉजिटिव ही तो निकला। नेक्स्ट देखते हैं काल्पनिक संख्याएं यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक मान प्राप्त नहीं होता है, हमारी इमेजिनरी नंबर्स कहलाती हैं। ये ज़्यादातर आपको रूट के अंदर माइनस में लिखी हुई मिलेंगी, जैसे रूट -4, रूट -1, रूट -5। तो जब आप √-4 का वर्ग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप करेंगे √-4 × √-4। तो रूट से रूट तो आपका हट जाएगा, जो मान निकलेगा आपका वो -4 ही निकलेगा कि नहीं। इसीलिए आपकी, क्योंकि आपका एंड में मान कितना आया, निगेटिव ही तो निकला है, माइनस का है, इसलिए हमारी ये क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे। एक चीज़ आप याद रखिए कि जो I² आपको कहीं कहीं I लिखा मिल जाए, इमेजिनरी I डिनोट करते हैं, तो अगर आपको I² लिखा मिल जाए इसका मान -1 होता है। कितना होता है, -1। ठीक है, तो अंडर रूट में जब आपका -1 होगा इसे आप कन्वर्ट करेंगे √I² और जब अंडर रूट हटाएंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, I।
तो वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग कि आपको ये वैल्यू ना देकर उन्होंने ऑप्शन में आपको आई दे दिया और पूछा ये काल्पनिक संख्या है या नहीं। तो वहाँ पर आई देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद ये रियल नंबर हो, लेकिन नहीं, ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं आगे की संख्याओं पर। पहले मैंने संख्या को कितने भागों में डिवाइड किया था, 2 भागों में, पहली वास्तविक और काल्पनिक। अब जो आप भाग पढ़ेंगे वो आप वास्तविक संख्याओं के भाग पढ़ेंगे, जिसमें आपकी परिमेय, अपरिमेय इत्यादि आएंगी। देखिए ये वास्तविक संख्याओं के ही भाग हैं। पहला है आपका परिमेय संख्या और दूसरा है आपका अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं हमारी, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में, और हमारे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है, छोटी सी चीज़ है कि अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या में आप 0 को जोड़ेंगे तो संख्या वही रहती है, 0 को घटाएंगे तो भी संख्या वही रहेगी, 0 का गुणा करेंगे तो संख्या 0 हो जाती है। लेकिन अगर आप 0 से भाग देंगे तो आपका इनफाइनाइट यानी कि अनंत मान आता है। तो परिमेय संख्याएं आपकी जो P/Q के रूप में लिखी जाएंगी, लेकिन Q यानी कि नीचे वाला मान आपका जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखते हैं कुछ मान, 22/7 परिमेय है, मान 0 नहीं है, पता है नीचे का मान 0 नहीं है। -5/7 परिमेय का एग्जाम्पल है आपका। माइनस प्लस लगे होने से अपरिमेय सिद्ध नहीं हो जाएगी संख्या, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, वरना आप कंफ्यूज हो कि माइनस लगाए तो शायद अपरिमेय हो जाए या शायद हमारी इमेजिनरी नंबर्स में पहुंच जाए। नहीं, माइनस लगा है और ऊपर से अंडर रूट लगा है तो आप समझेंगे कि वो इमेजिनरी है, लेकिन अंडर रूट नहीं लगा है तो आपकी वो इमेजिनरी संख्या नहीं होगी। दूसरे आपको जो टफ एग्जाम्पल दिए जाएंगे वो कुछ ऐसे होंगे, 0.333 या 1.477। तो आपको मैं यहाँ पर कुछ चीज़ बता रही हूँ कि शांत संख्याएं और अशांत संख्याएं भी कुछ होती हैं आपकी। तो उसमें शांत संख्याएं तो आपकी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन अशांत आपकी अपरिमेय में आती हैं। अब शांत को समझते हैं कि हमारी शांत संख्याएं क्या होती हैं। जब आपको कुछ नंबर्स मिले और वो वही लगातार चलते चले जाएं, जैसे 333 जा रहा है, यहाँ पे 111 होता है या फिर 222 होता है, कुछ भी एक नंबर आपका रेगुलर चल रहा है, यानी कि मतलब ये निकला कि संख्या एक जगह शांत हो गई। बढ़ तो रही है आपकी, अनंत तक है, जाएगी अनंत तक, यानी कि नंबर अनंत तक आएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको एग्जाम्पल मिलता है कहीं 20 में आप 3 का भाग दें तो आपको क्या निकलता है 1.666 लगातार आपका बढ़ता जाएगा अनंत की ओर। लेकिन क्या आपका 66 तो आ रहा है, 7 तो हुआ नहीं, या और कोई नंबर नहीं आया, 6 के अलावा आपका और कोई नंबर नहीं आ रहा, यानी कि ये संख्या शांत हो गई। केवल एक फिक्स नंबर ही आपका रेगुलर आ रहा है। कभी कभी ये भी कंडीशन होती है कि आपके 2 फिक्स नंबर हो जाते हैं, जैसे 474747, या आपके 3 फिक्स नंबर हो जाएंगे 364 364 364, तो वो आपका शांत संख्याओं में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर्स को P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। परिमेय को लिखा जा सकता था और अपरिमेय को नहीं लिखा जा सकता है, इस चीज़ को याद रखिए। इसमें आपके एग्जाम्पल अशांत संख्याएं आती हैं। शांत में तो आपका नंबर फिक्स हो रहा था, अशांत संख्याओं की पहचान है कि आपका नंबर फिक्स नहीं होगा, जाएंगी तो अनंत तक, लेकिन आपका हमेशा नंबर चेंज होता रहेगा। यहाँ पे पहले 4 आया, फिर 5, फिर 6, 7, 9, अगली बार पता नहीं क्या है, भगवान जाने। ठीक है, तो आपका ये फिक्स नंबर नहीं हुआ, अशांत संख्या हो जाएंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, आपका जो पाई होता है, पाई का मान 22/7 जो एक भिन्न का रूप है, यानी कि P/Q का, इसलिए वो आपका परिमेय के अंतर्गत आता है और पाई आपका अपरिमेय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका √7/4 भी है। तो इसमें क्या दिक्कत है, आप 4 का तो रूट निकाल लेंगे 2, लेकिन √7 इसका आप लॉगरिथम मेथड से निकाल सकते हैं, रूट वहाँ से निकलेगा तो 1 पॉइंट, वो आपकी अशांत संख्या कुछ बन जाती है। जब आप √7, √3, √5 इनका जब आप
निकालेंगे अंडर रूट तो आपकी कुछ अशांत संख्याएं निकल के आती हैं, इस कारण आपका ये अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। अब जो आप लोग भेद पढ़ेंगे वो आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं वो भेद कौन से हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। एन से डिनोट करते हैं। इसमें आपकी जो संख्या है 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक कहीं भी जा सकती है। ठीक है, 1 से लेके आपके अनंत तक जितनी भी धनात्मक आ जाए सब आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 से स्टार्ट होंगी, इसका मतलब सबसे छोटी अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं पूछी जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 निकल के आएगी। ध्यान रखिए इस चीज़ को। एक नंबर अभी आपको आगे कंफ्यूज करेगा जाके। तो नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर में आपकी प्राकृतिक संख्याएं सारी की सारी आ जाती हैं, लेकिन क्या है डिफरेंस है, इसमें केवल आपका एक 0 ऐड हो जाता है। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं है, देखिए कहीं दिया है मैंने, 0 नहीं दिया है। पूर्ण संख्या में आपका 0 ऐड हो जाता है, बाकी सारी यहाँ से आपकी प्राकृतिक संख्या है। तो कभी कभी इस चीज़ को घुमा के पूछ लेती हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हाँ, क्योंकि सारी की सारी आपकी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं में आती हैं, इसलिए सारी प्राकृतिक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन इस चीज़ को वो पलट दे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इस चीज़ को उल्टा करके पूछे तो ये आपका नहीं हो जाएगा। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि 0 आपका प्राकृतिक में नहीं आता है, इसलिए। ठीक है, अगला है आपका पूर्णांक यानी कि इंटीजर, इसे I से डिनोट करते हैं। ये 2 प्रकार का होता है आपका, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो बस ये याद रखिए, जो आप छोटे से आपने शायद एक स्केल पैमाना पढ़ा होगा कुछ इस टाइप से, नीचे या बीच में 0 होता है और इधर साइड पॉजिटिव नंबर 1 2 3 करके लिखते हैं और इधर साइड -1 -2 -3 करके चलते हैं, तो वही आपके पूर्णांक होते हैं। ठीक है, 2 भाग में डिवाइड है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। कुछ इस तरीके से मैंने नीचे आपको दे भी रखा है। 0 आपका बीच में है और इधर साइड आपकी प्लस की वैल्यूज़ हैं, इधर साइड आपकी माइनस की वैल्यूज़ हैं। आप एक चीज़ याद रखिए कि पूर्णांक में सदैव पूरा अंक आए, 1 2 3 4, कभी आपको पॉइंट में नंबर लिखे मिल जाए तो वो पूर्णांक नहीं होंगे। बाई चांस आपको 2/4 दे दे, पूर्णांक नहीं होगा। अगर 4/2 देता है तो वहाँ पर 2 से पूरी कट जाएगी संख्या, तो आपका पूरा अंक निकल के आएगा, इसलिए वो पूर्णांक हो। नेक्स्ट है हमारी सम संख्याएं। मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन नहीं लिखी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये भूल जाएंगे तो आप अपनी भाषा में डेफिनेशन लिखिए। मेरी बात आप सुनिए, लेकिन उस चीज़ को आप लिखिए अपनी भाषा में, जिससे आपको वो याद बना रहेगा। ठीक है, तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर कौन से होते हैं? जिन संख्याओं में आपका 2 का भाग चला जाए। ठीक है, जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए। अब वहाँ पे होगा कि आपको एग्ज़ाम में कोई छोटा मोटा नंबर तो दिया नहीं जाएगा, एग्ज़ाम में आपको बड़ी सी लंबी सी संख्या दे दी जाएगी। अब 2 का भाग आप क्या पूरी संख्या में देंगे? नहीं। कुछ स्टूडेंट्स जानते होंगे कि कैसे पहचान कर लेंगे। जो विभाज्यता का नियम होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे आप पहचान करें कि 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक, जो जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते उन्हें मैं आगे बताऊंगी। तो सम संख्याएं आपकी जिसमें 2 का भाग चला जाए, दिखाती हूँ कैसे। अब 2 में ज़रा 2 का भाग दीजिए, जाएगा 1 बार। 2 में 4 का भाग दीजिए, चला जाएगा 2 बार। 2 में 8 का भाग दीजिए, चला जाएगा आपका 4 बार। यानी कि सारी संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो आपका सम संख्या हो जाएंगी। विषम संख्या उल्टी होती हैं बिल्कुल इनकी, ऑड नंबर जिसमें 2 का भाग ना जाए, जिसमें 2 का भाग ना जाए। 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, पूरा पूरा नहीं जाएगा आपका भाग, आप पॉइंट में दे पाएंगे लेकिन पूरा पूरा नहीं जाएगा। 3 में भी नहीं जाएगा आपका, 5 में भी नहीं जाएगा, 7 में भी। ऐसे आपके आगे 9 11 13 इस तरीके से चलती चली जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्याएं। ये सब आप परिमेय संख्याओं के भेद पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिए, वरना आप सोच रहे हो चार्ट कहाँ से चला और कहाँ पे ख़त्म हुआ। वे संख्याएं जिनके एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो। सरल भाषा में अगर हम कहें तो
जो संख्या आपको पता करनी है कि ये भाज्य है या नहीं, तो आप उसके 3 गुणनखंड, कम से कम 3 गुणनखंड निकाल लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ 3 गुणनखंड चाहिए। अगर उसके कम से कम 3 गुणनखंड अगर आपको मिल गए तो वो आपकी भाज्य संख्या होगी। देखते हैं कैसे। 4 हमने ले लिया, पहला गुणनखंड इसका 1, 1 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी। दूसरा हमारा 2, 2 से पूरी कटेगी। और तीसरा हमारा 4, यानी कि जिसका 1 तो है ही, स्वयं यानी कि 4 स्वयं भी है, और नेक्स्ट अतिरिक्त यानी कि अतिरिक्त हमारा 2 हो गया। स्वयं और 1 के अतिरिक्त उसके पास 1 गुणनखंड और होना चाहिए जो उसके पास है, यानी कम से कम हमें 3 गुणनखंड चाहिए थे जो हमने दे दिए हैं, तो ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे ही हम 6 की बात करें तो 1 तो 1 से कटेगी, 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है और 6 से भी कटती है। ठीक है, स्वयं और 1 के अलावा इसके अलग भी गुणनखंड है, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या है। अब आप ये भी ध्यान रखिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। बहुत छोटी सी और मामूली सी चीज़ है, लेकिन कंफ्यूज कर देती है कभी कभी। तो मैंने आपको बताया कम से कम 3 गुणनखंड चाहिए ना आपको। कभी भी आप भूल जाएं, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि 1 है सबसे छोटी भाज्य संख्या या 2 है या 3 है, तो आप करिए क्या, फटाफट से आपने 1 लिखा, अब इसके गुणनखंड निकालिए। क्या आपको 3 गुणनखंड मिल रहे हैं यहाँ पे? एक तो 1 मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिल रहा, तीसरा नहीं मिल रहा। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपको 2 के ज़रा गुणनखंड निकालिए। एक तो 1 मिल जाएगा और एक 2 मिल जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड मिला? नहीं मिला। ठीक, 3 का भी ऐसे ही करिए, तो 1 तो 1 मिल जाएगा और एक आपको 3 मिल जाएगा। अन्य कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और इस चीज़ को तो आप याद ही रखेंगे कि सबसे छोटी आपकी विषम संख्या तो वो 1 निकल आएगी, सबसे छोटी आपकी सम संख्या तो 2 निकल आएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य के लिए आपको 3 गुणनखंड चाहिए थे, ठीक। अभाज्य के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड चाहिए, केवल 2। केवल 2 में कौन से होने चाहिए? एक तो 1 हो और एक वो स्वयं से डिवाइड होनी चाहिए। कैसे? चलिए देखते हैं। 2 का एक गुणनखंड तो आपको 1 मिल जाएगा और दूसरा गुणनखंड आपको 2 मिल जाएगा। 2 मिल गए और केवल 2 ही चाहिए थे हमें, ये हमारी अभाज्य हो जाएगी। ऐसे ही 3, इसके पास भी 1 मिलेगा और 3 मिलेगा। 5, इसके पास भी 1 और 5 होगा, तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। कैसे? अब आप ये कहेंगे 1 क्यों नहीं होती है? तो एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप 1 के गुणनखंड करें तो क्या आपको 2 गुणनखंड मिलेंगे यहाँ पे? एक तो 1 होना चाहिए और एक स्वयं। तो संख्या 1 की खासियत है, एक तो वो 1 नंबर उसके पास 1 ही है और स्वयं भी उसका मान 1 ही है, तो उसके पास 1 ही गुणनखंड होता है, इसलिए वो अभाज्य के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी यही हो जाती है कि आपका जो 1 नंबर होता है ना, 1 अंक, वो ना तो अभाज्य में आएगा और ना ही भाज्य में आएगा, ठीक। ना वो प्राइम नंबर होता है, ना आपका वो कंपोजिट नंबर होता है। नेक्स्ट है आपकी सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। इसमें क्या होता है आपका, अब युग्म आ जाएगा कि संख्याओं का युग्म जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, केवल उनके बीच का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ आप समझते होंगे कॉमन नंबर, तो युग्म आपका 2 और 5 है। अब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त कोई भी ना हो। देखिए 2 केवल 1 से कटेगी और किसी से कट, और कोई ऐसी संख्या आप मुझे बता सकते हैं क्या जो 2 को भी काट दे और 5 को भी काट दे? नहीं, 1 के अलावा कोई नहीं है ऐसी। तो इसीलिए ये जो युग्म है हमारा, ये हमारा सहअभाज्य युग्म कहलाएगा, सॉरी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। ऐसे ही आपका 8 और 11, तो ये जो युग्म है इसका भी 1 ही आपको गुणनखंड मिलेगा, इसलिए यह भी सहअभाज्य संख्या है। फिर से समझाती हूँ एक बार। संख्याओं का वह युग्म जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड की इंग्लिश फैक्टर होती है, कॉमन फैक्टर कोई ना हो, केवल 1 होना चाहिए, ठीक। 3 और 7 का देख लेते हैं इसी प्रकार से, 1 के अलावा कोई नहीं निकलेगा। बाई चांस आपको मान लो 2 और 10 दे दिया, क्या यह आपकी सहअभाज्य संख्याएं हैं? नहीं,
इसमें 1 के अलावा आपको 2 भी मिल जाएगा, क्योंकि 2 को भी काटेगा और 10 को भी काटेगा। देखिए आगे लिखा भी है मैंने यहाँ पर पॉइंट कि आपका जो 1 नंबर है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब एक बार आपको फिर से रिवाइज करती हूँ कि चार्ट आपका कहाँ से चला था। पहले आपको संख्याएं बताई थी। संख्याएं 2 प्रकार की थी, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं 2 पार्ट में डिवाइड की थी, परिमेय अपरिमेय, और फिर आपको परिमेय संख्याओं में प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य संख्याएं बताई थी। ये संख्याएं निकालने की कुछ ट्रिक बता रही हूँ। जैसे आपको एग्जाम में दिया जाए कि आप 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं बताइए कितनी होती हैं, या 10 से लेके 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, उसके लिए एक ट्रिक है। कुछ इस तरीके से कुछ नंबर्स आपको दिए, आप इन्हें याद कर लीजिए। कोड ऐसे याद करिए, 44, 22, 32, 23, 21। समझ गया? 44, 22, 32, 23, 21। 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो 90 से 100 में आपकी 1 ही आएगी। क्वेश्चन आपको दिया गया कि आप 10 से लेके 20 तक बताइए, तो आप तुरंत 10 से लेके 20 यानी कि इस वाली लाइन में आ जाएंगे। अगर वो आपको यहीं घुमा दे कि आप हमें 10 से लेके 20 तक नहीं, 1 से 20 तक बताइए कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, तो आप जानते हैं 1 से लेके 10 तक आपकी 4 आती हैं और 10 से लेके 20 तक आपकी फिर 4 आती हैं। दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा आपका 8। तो आपकी 1 से लेके 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी 8। से 1 से लेके 30 तक अभाज्य संख्याएं पूछी जाए तो 1 से लेके 10 तक 4, फिर आगे 10 से 20 तक 4 और 20 से 30 तक आपकी 2 आती हैं। तो तीनों को ऐड करिए, 4 4 8 और 2 10। तो 1 से लेके 30 तक आपकी 10 अभाज्य संख्याएं आती हैं। नेक्स्ट है विभाज्यता के नियम। आप कैसे पहचानेंगे कौन सी संख्या 2 से कटेगी या 3 से, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ। अगर आप भूल जाएं तो अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट है हमारा 2 से भाग देने का नियम। तो आप इकाई का अंक देखेंगे, आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए आप इकाई का अंक देखेंगे। ठीक, जैसे 560 में इकाई का अंक 0 है, तो 2 से भाग देने के लिए इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 2 से ही कटने वाली आपकी कोई भी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 2 से कटने वाली। 560 में इकाई का अंक 0 है, ये कट जाएगी 2 से। 248 में इकाई का अंक 8 है, ये भी कट जाएगी क्योंकि 8 में 2 का पूरा भाग चला जाता है। 726 में इकाई का अंक 6 है, ये भी 2 से पूरी कट जाएगी। तो 2 से भाग देने का नियम क्या है कि संख्या का इकाई का अंक 0 या फिर 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाला होना चाहिए। 3 का देखते हैं। 3 का भाग देने का नियम है कि आपको जो संख्या दी जाएगी उसके अंकों को आपको जोड़ना होगा। ठीक, जैसे 135 दी गई है यहाँ पर, तो इसके एक पहला अंक 1, 3 और 5 इन्हें ऐड करेंगे और जो नंबर आपका निकल के आएगा वो अगर 3 से कट जाएगा तो आपकी संख्या पूरी की पूरी 3 से कट जाएगी। अगर नहीं कटता है तो आपकी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 135 अंकों का योग 9 आया, 9 3 से पूरा कट जाएगा, इसलिए संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी कुछ ये संख्या है, इसके अंकों का योग करके देखते हैं। 5 7 12, 1 13 और 4 17 और 1 18। 3 का भाग चला जाएगा, 3 6 18 होते हैं, तो ये हमारी पूरी की पूरी 3 से कट जाएगी। ऐसे ही 549 भी कट जाएगा। 4 से भाग देने का नियम देखते हैं। 4 से भाग देने के लिए आपको संख्या के 2 अंक लेने होंगे, लास्ट वाले 2, यानी कि 1 इकाई का और 1 दहाई का। संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 72 में जरा 2 से 4 से भाग दे के देखिए। एक बार जाएगा पहले तो आपका 3 बचेगा और 4 अट्ठे 32, पूरा का पूरा भाग चला गया, तो संख्या आपकी पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी 4 से। 128 में लास्ट के 2 अंक आपको लेने हैं। 28, इसमें 4 से भाग जा रहा है आपका,
तो संख्या पूरी की पूरी हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी आपको संख्या दे दी जाए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 8 7 2 8, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, केवल आपको लास्ट के 2 अंक देखने हैं। ठीक, लास्ट के 2 अंक जब आप देख लेंगे और ये 4 से कट रहे हैं तो आपकी पूरी संख्या, ये पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। 5 के लिए देखते हैं। 5 के लिए नियम होता है कि लास्ट वाला अंक हमारा संख्या का अंतिम यानी कि इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 से कटने वाला हो। जैसे 2 का नियम था, या तो 0 हो या फिर 2 से कटने वाला हो, वैसे 5 में क्या है, या तो 0 हो या 5 से कटने वाला हो। पहली संख्या में तो अंक 0 है इकाई का, तो हमारी कट जाएगी। दूसरी संख्या में इकाई का अंक 7 है, ये 5 से नहीं कटता है, ये संख्या 5 से अविभाज्य होगी। नेक्स्ट में हमारा 5 इकाई का अंक 5 से कट जाएगा, तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला नियम है हमारा 6 का। तो 6 के नियम में हमारा क्या है कि संख्या जो भी दी जाएगी वो 2 से भी पूरी विभाजित और 3 से भी। जब तक वो दोनों से कटेगी नहीं तब तक 6 से नहीं कट सकती है। यानी कि संख्या का 6 से कटने के लिए हमारा 2 व 3 से विभाजित होना ज़रूरी है। पहली संख्या देखते हैं 49 14। अब आप देखिए 2 से कट रही है कि नहीं, तो इकाई के अंक पे हम गए, 4 है जो 2 से कट जाएगा। 3 से देखने के लिए क्या है, हमें योग देखना है अपना, तो 4 और 9 13 और 1 14 और 4 18, 3 से भी कट जाएगी। ये संख्या हमारी 2 से भी कट रही है और 3 से भी, दोनों से कट रही है, इसलिए हमारी 6 से भी पूरी की पूरी कट जाएगी। नेक्स्ट संख्या देखते हैं हमारी नेक्स्ट कौन सी है, 36 18। 2 से देखिए कट रही है क्योंकि इकाई का अंक 8 है, कट जाएगा 2 से। 3 से काटने के लिए देखी जाएगी, 6 और 3 9 और 1 10 और 18, 18 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए संख्या हमारी 6 से विभाजित पूरी की पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट 45 है, तो 45 सीधे सीधे 2 से ही नहीं कट रहा है, तो हमारा 6 से क्या कटेगा। मैंने आपको ये बेसिक नियम बता दिए हैं 6 तक विभाजित होने के। आगे 7 11 और 13 के भी होते हैं, वो आपके डीएलएड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बस आपको क्वेश्चन कुछ दिए जाएंगे जहाँ पे आपको विभाजित या विभाजित संख्या पूछी जाती है, तो वहाँ पर आप किस तरीके से टाइम बचा सकते हैं अपना, इसलिए मैंने ये नियम बताए हैं। स्थानीय मान बताने से पहले मैं आपको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं बता देती हूँ। कभी कभार इनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। पूर्ववर्ती को प्रोसीजर बोलते हैं और उत्तरवर्ती को सक्सीडर बोलते हैं। पूर्ववर्ती नाम से ही आपको लग रहा है पूर्व, यानी कि पहले की संख्या। ठीक, पहले की कैसे, मान लो आपको संख्या दे दी गई 2। अब 2 की पूर्ववर्ती आपसे पूछी जाएगी, तो 2 के ठीक पहले क्या आता है आपका, 1 आता है ना, तो आपकी 2 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 1। अब आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, तो एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर आपको 2 की पूर्ववर्ती संख्या डाल के बराबर 2 - 1 = 1। 40 दिया है, 40 के ठीक पहले क्या आता है, 39 39, तो 40 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 39। पूर्ववर्ती यानी कि ठीक पहले की कैसे निकालते हैं, अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़े बाई चांस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए तो कैसे लिखेंगे, वहाँ पर 2 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 2 - 1 = 1, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 घटाते हैं और उत्तरवर्ती के लिए 1 जोड़ते हैं। और वैसे शॉर्ट में ध्यान रखना है तो सिर्फ इतना ही रखिए कि पूर्ववर्ती यानी कि उससे ठीक पहले की संख्या और उत्तरवर्ती यानी कि उसके ठीक बाद वाली संख्या। जैसे आपका 35 उत्तर या अनुवर्ती पूछी जाए तो ठीक बाद यानी कि 35 के ठीक बाद हमारा क्या आएगा, 36। ऐसी 100 के ठीक बाद क्या आएगा, 101। ठीक, लिखने का तरीका आपको पता ही है, 35 + 1 = 36। नेक्स्ट है हमारा स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। तो किसी संख्या में जो अंक जिस स्थान पर होगा वही उसका स्थानीय मान कहलाता है। परिभाषा मैंने दे दी है, छोटी सी चीज़ है लेकिन शायद कभी कोई पूछ ले तो परिभाषा पता होनी चाहिए। तो किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक के स्थान के गुणे के बराबर होता है। स्थान के गुणे समझिए कैसे, जैसे मैंने अंक 8 ले लिया, ठीक, तो अंक 8,
अब ये कौन से स्थान पे, इकाई के स्थान पे है, तो एक ही तो हुआ ना, इकाई के लिए हम एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो एक, गुने के लिए हमने गुना का निशान लगाया और कितना निकल के आ जाएगा 8। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो गया 8। 4 का स्थानीय मान देखते हैं, अंक क्या हो जाएगा 4, दहाई के स्थान पर है यानी कि 10वें स्थान पर है, तो 10, तो क्या निकल के आएगा आपका 40। अब आप कुछ ऐसे समझिए, अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाए स्थानीय मान निकालना, तो सीधे आप क्या करिए, नीचे लाइन खींची, अंक लिख दिया 8। अब इसके बाद जितने अंक आप छोड़ रहे हैं उतने आप 0 लगा दें। कोई अंक आपने छोड़ा, नहीं छोड़ा, तो 0 नहीं लगाना है। 4 का लिखना है तो 4, आपने 8 को छोड़ा है तो आप एक 0 लगा दीजिए। 5 के बाद 5 लिखा, आपने 2 अंक छोड़े हैं तो आप 2 0 लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आप 2 का निकाल लेंगे। लेकिन जब आपको एग्जाम में निकालना होगा तो वहाँ पर आपको लिखना होगा 8 का स्थानीय मान बराबर 8 गुणा 1, कुछ इस तरीके से। चलिए देखते हैं, इसमें संख्या दी गई है हमें 0 का और 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो भाई 4 के बाद कितने अंक छोड़े, 1 2 3 4 5, तो उतने ही हम 0 लगा देंगे। 4 का स्थानीय मान निकल आएगा हमारा। 0 का स्थानीय मान तो 0 गुणा 10, वही आपका जो तरीका है 10वें स्थान पर, इसलिए 10, और फिर कुछ भी लगा दो 0 में, गुणा किसी का भी कर दो 0 ही आता है। ऐसे आपका ये, इसमें भी आप 6 का स्थानीय मान निकालना, तो 6 गुणा 1 बराबर 6। ये तरीका आपको डीएलएड के एग्जाम में ज़रूर करना है। वहाँ पर आप कोई भी स्टेप ना छोड़िए कि आप ट्रिक लगा दी क्वेश्चन में और हमारा क्वेश्चन निकल आया। अगर आपको अच्छे नंबर गेन करने हैं ना, तो आपको एक एक स्टेप वहाँ पे दिखाना होगा। अगला है हमारा 4, तो 4 के लिए 4 गुणा 10 बराबर 40। नेक्स्ट दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान देखते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। संख्या दी गई है हमारी, अब इसमें हम जो दशमलव से पहले की संख्याएं हैं, अगर आप इनका स्थानीय मान अगर आपको निकालना हो तो आप वैसे ही निकालेंगे जैसे अभी आपने स्थानीय मान निकाला था। 1 का 1 निकल के आएगा, 2 का आपका 20 निकल के आएगा और 4 का 400 निकल के आएगा। लेकिन वहाँ वो पूछता इनका नहीं है, वहाँ वो दशमलव के ये बाद वाली संख्याओं का स्थानीय मान पूछता है। तो क्या करना है आपको, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक को लिखिए और उसके पहले आपने इधर साइड जितने अंक छोड़े हो उन अंक को 0 में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन दशमलव का भी ध्यान रखना है। कैसे, 3 के नीचे 3 लिखा, इससे पहले दशमलव तक देखना है, दशमलव तक हमने कितने अंक छोड़े हैं। दशमलव तक हमने कोई अंक छोड़ा है, नहीं छोड़ा, तो बस यहीं पे पॉइंट लगा के छोड़ दो। 0.3 हमारा मान हो जाएगा, स्थानीय मान 3 का। 5 का निकालना है तो 5 के नीचे 5 लिखा, दशमलव यहाँ पे है हमारा सीधे इसके, और 1 अंक छोड़ा यानी कि 3, तो 0.05 ये हमारा 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है। अब आपको जैसे 3 का स्थानीय मान आप निकाल ही लेंगे, 0.3 हो जाएगा। 0 का आपका 0 ही निकल के आएगा। 2 का देखना है तो 2 लिखा, कितने अंक छोड़े आपने, दशमलव के बाद कितने अंक छोड़े हैं 2, तो 2 0 लगा दी। ये हमारा इस वाले 2 का स्थानीय मान हो जाएगा, और इस वाले 2 का तो आप निकाल ही लेंगे, 200 निकल के आएगा। अगली हमारी संख्या दी गई है, इसका स्थानीय मान आप स्वयं निकालिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो यहाँ पे चालाकी क्या करनी है आपको, देखिए कि कौन सी संख्या विभाज्य है, यानी कि जो आपकी विभाजित हो रही होगी वही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पहला क्या है, 81 83। 81 आपकी किससे कट सकती है, 3 से ऐड करके देखिए, 8 और 1 9, 3 से कट जाएगी, ये ऑप्शन आपका गलत। 83 और 87, 8 7 15, 3 से कट जाएगी, ये भी ऑप्शन गलत। यहाँ पे तो 81 कट ही रही है, ये भी गलत। आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा, तो आपका यही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 83 आपकी किसी से नहीं कटेगी और 89 भी किसी से नहीं कटती है, तो ये आपकी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। सेकेंड है 100 की पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती अर्थात हमारी एक पहले की, यानी कि ठीक उसी संख्या से पहले की, तो 100 के पहले क्या आता है आपका 99, ठीक, तो 99 हो जाएगा। थर्ड हमारा 80 की अनुवर्ती, अनुवर्ती यानी कि उत्तरवर्ती, ठीक बाद की संख्या, तो 80 के ठीक बाद क्या आता है
एक ऐड भी कर सकते हैं आप। 81, तो 81 हमारी अनुवर्ती संख्या हो जाएगी किसकी? 80 की। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 32 51 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 2 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। 2 कितने अंक छोड़े हमने? तो 200 हो जाएगा। एग्जाम में लिखने के लिए आपको वही तरीका अपनाना है। 2 गुणा 100 बराबर 200। नेक्स्ट है हमारा 63,748 में 3 व 4 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है। तो निकालिए। 4 का स्थानीय मान आपका 40 निकल के आएगा और 3 का स्थानीय मान कितने अंक छोड़े? 1 2 3, 3000। अब इसको ऐड कर लीजिए। जब प्लस करेंगे आप 3000 और प्लस 40 करेंगे तो कुछ ये निकल के आएगा 30 40। समझ गए आप लोग? इसका आंसर हो जाएगा 30 40। नेक्स्ट दशमलव वाला है 2 का स्थानीय मान। तो वही मैं बताया, पॉइंट जहाँ लगा है वहाँ लगा दीजिए और उसके बाद जितने अंक आप छोड़ रहे हैं उतने 0 और उसी अंक पे जाके स्टॉप हो जाइए। तो बस 2 पे जाके स्टॉप हो गए, कोई अंक हमने छोड़ा नहीं, इसलिए स्थानीय मान कितना निकल के आ जाएगा? 2 का 0.2। नेक्स्ट हमारा 146.891 में 9 का स्थानीय मान। तो वही सेम दशमलव के नीचे दशमलव रखिए आप और 9 के नीचे 9 को ले आइए। कितने अंक छोड़ के आए आप? एक ही तो छोड़ा आपने, 8। तो 8 की जगह 0, तो क्या हो जाएगा इसका स्थानीय मान? 0.09। अगला हमारा है कि किस संख्या में 4 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में एक बार आ चुका है, इसीलिए प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है। कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में कितना आएगा? 0.4। दूसरे ऑप्शन में कितना आएगा? 0.04। सी ऑप्शन में आपका 0.004 और अगले ऑप्शन में आपका मान कितना आएगा? 0.04। ठीक, तो आपका पॉइंट के बाद ये तो आपको पता ही होगा कौन सी संख्या बड़ी है। तो 0.4 आपकी सबसे बड़ी संख्या यानी कि सबसे बड़ा मान है इन सभी की तुलना में। तो आपका 4 का सबसे अधिक मान किस ऑप्शन में आएगा? ए ऑप्शन में। समझ गए आप लोग? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। कहीं भी कोई भी समस्या हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।